कुछ तो था उसकी आंखों में कुछ अलग सा, तभी तो पहली बार उससे मिलते ही मैं उसकी झील सी गहरी आंखों में खो गई थी। आज भी वो दिन याद है जब दरवाजे पर उसने दस्तक दी थी और मैंने दरवाज़ा खोला तो वो मुझे देखकर बड़े ही तहजीब से बोला, मैं आपके बगल वाले फ्लैट में कल ही शिफ्ट हुआ हूँ, आपसे मुझे एक हेल्प चाहिए। मैंने सकपकाते हुए कहा, जी ज़रूर कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। जाने उसकी आंखों में क्या कशिश थी, जो मैं उससे आंखें ही नहीं मिला पा रही थी। शर्म से मेरी आंखें बार बार झुक रही थी। मैंने यहाँ पास वाले अंबेडकर कॉलेज में एडमिशन लिया है। मैं बीटेक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। खाना बनाने के लिए रसोइया ढूंढ रहा हूँ। अगर इस अपार्टमेंट में या आपके घर में कोई रसोइया काम करता हो तो आप मुझे उसका नंबर दे दीजिए। उसने कहा, जी आपका नाम? मैंने पूछा। मेरा नाम कार्तिक है। उसने अपना नाम बताते हुए कहा, मेरे यहाँ तो रसोइया काम नहीं करता। राधिका दीदी के घर रसोइया है और उसे काम की भी ज़रूरत है। मैं आपको राधिका दीदी से नंबर पूछ कर देती हूँ। सुनिए, अगर आपको तकलीफ़ ना हो तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। मैं अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर जा रहा हूँ। मेरे नंबर पर आप रसोइये का नंबर मैसेज कर दीजिएगा। कार्तिक ने कहा। न जाने उसकी बातों में क्या जादू था जो मैंने तुरंत हाँ कर दी। ये भी नहीं सोचा कि ये कहीं नंबर लेने का बहाना तो नहीं था, जैसा कि आजकल के लड़के लड़कियों के नंबर जानने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाते हैं। पता नहीं क्यों मुझे उसकी आंखों में सच्चाई दिख रही थी। वो नंबर देकर चला गया और मैंने उसके नाम से नंबर सेव कर लिया। दरवाज़ा बंद करके अंदर आई तो पापा ने पूछा, कौन था बेटा? मैंने उन्हें बताया कि बगल वाले फ्लैट में नए किराएदार रहने आए हैं। उसे कुछ मदद चाहिए थी तो उसी के लिए आया था। अरे हाँ, शर्मा जी बोल रहे थे कि 4 लड़के इस फ्लैट में रहने वाले हैं। पहले तो बैचलर जानकर उनको रहने से मना कर दिया था, लेकिन पता चला कि उनमें से एक लड़के का ही फ्लैट है। वही इसका मालिक है और बाकी 3 उसके दोस्त हैं, पापा ने बताया। कुछ देर बाद मैंने राधिका दीदी से उनके रसोइये का नंबर लेकर कार्तिक को मैसेज कर दिया। दूसरे दिन वो मुझे क्लास में मिल गया और मुझे देखते ही चौंक कर बोल पड़ा, आप यहाँ? जी मैं भी इसी कॉलेज में बीटेक फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। अरे आपने कल बताया ही नहीं कि आप भी इसी कॉलेज में पढ़ती हैं। बातों बातों में बताना भूल गई थी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब हम क्लासमेट बन गए। चलिए यहाँ बैठते हैं। क्लास शुरू होने वाली है, उसने बड़ी सहजता से कहा। जी मेरी सहेली मेरा इंतज़ार कर रही है, फिर कभी। इतना कहकर मैं दूसरे बेंच पर रिया के साथ आकर बैठ गई। उसके साथ बैठने के एहसास से ही मेरे मन को कुछ हुआ। क्लास खत्म हुई। मैं और रिया कैंटीन में बैठकर अपना फेवरेट समोसा खाने लगे। तभी कार्तिक सैंडविच लेकर हमारे टेबल पर बैठने के लिए मुझसे परमिशन मांगते हुए बोला, अगर आप बुरा ना माने तो मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। मैं रिया की तरफ देखकर उसकी सहमति का इंतजार करने लगी। इससे पहले ही रिया तपाक से बोल पड़ी, जी हाँ बिल्कुल। कार्तिक झट से कुर्सी खिसकाकर बैठ गया। मेरी ओर देखते हुए बोला, देखिए ना, हमारे बीच में इतनी सारी बातें हो गईं, लेकिन मैंने आपका नाम पूछा ही नहीं। मेरा नाम अर्पिता है, मैं सहज होते हुए बोली। लेकिन अभी भी उसकी आंखों में नहीं देख पा रही थी मैं। बहुत ही सुंदर नाम है आपका। देखिए यहाँ इस कॉलेज में मैं नया हूँ और अभी किसी से दोस्ती नहीं हुई है, इसीलिए कुछ दिनों तक आपको ही परेशान करूँगा। अरे आपकी रसोइये मोहन से बात हुई क्या? वो खाना बनाने के लिए तैयार हो गया? मैंने बात को बदलते हुए कहा। हाँ, और अर्पिता जी वो तैयार हो गया और कल से वो खाना बनाने लगा है और आज सुबह ब्रेकफास्ट भी बनाकर गया है। कैसा लगा उसका बनाया खाना? मैंने पूछा। जी ठीक ही बना रहा है, हमने जैसा उसको बताया उस हिसाब से कल उसने बनाया, सबको अच्छा लगा। देखते हैं आगे भी इसी तरह से खाना बनाए तो अच्छा है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लंच टाइम खत्म होते ही हम क्लास में पहुंच गए। कॉलेज खत्म होते ही मैं रिया के साथ निकल गई
कॉलेज मेरे अपार्टमेंट से कुछ ही दूरी पर था, इसीलिए मैं वॉक करके ही चली जाती थी। ना ट्रैफिक की चिंता, ना बस के धक्के खाने का झंझट। रिया मेरी पक्की सहेली थी और वो भी पास ही रहती थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो कॉलेज के दक्षिण तरफ रहती थी और मैं उत्तर की तरफ। हमारा कॉलेज बीच में था। लिफ्ट में घुसते ही पीछे से आवाज़ आई, अर्पिता जी। देखा तो कार्तिक था। रुकिए, उसने कहा। मैंने लिफ्ट रोक कर रखा। मंजिल तो हमारी एक ही थी, 5वां माला। लिफ्ट में पहुंचकर 5वें नंबर का बटन दबा दिया। एक दूसरे को सहज मुस्कान देते हुए हम दोनों 5वें माले पर पहुंच गए। लिफ्ट से बाहर निकलते ही वो बोल पड़ा, चलिए फिर कल मिलते हैं। घर पहुंचकर मैं कुछ देर सोफे पर पसर गई। अर्पिता बहुत थक गई। अर्पिता बेटा, जा जाकर हाथ मुंह धो ले, सारी थकान उतर जाएगी। माँ ने सर पर हाथ फेरते हुए कहा। माँ, थोड़ी देर आराम करके फिर हाथ पैर धोती हूँ, मैंने लंबी सांस लेते हुए कहा। अच्छा चल, तू थोड़ी देर आराम कर ले, तब तक मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। माँ रसोई में जाते हुए बोली। सोफे पर बैठे बैठे मैंने अपना व्हाट्सएप खोला और उसकी प्रोफाइल पिक्चर देखते ही खुशी से उछल पड़ी। उसने मेरा नंबर जो सेव कर लिया था, इससे पहले उसकी प्रोफाइल पिक्चर मुझे नहीं दिख रही थी। मैं उसकी तस्वीर को जूम करके उसकी आंखों से देखने लगी। कितनी कशिश थी उन आंखों में, जो एक बार में किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। ब्लू शर्ट और ब्लैक जीन्स में वो बहुत ही जच रहा था। उसकी तस्वीर देखते ही ऐसा लगा मानो चंद्र ग्रहण समाप्त हो गया हो और अब चांद का रोज दीदार कर सकूंगी। तभी माँ चाय लेकर आ गई। माँ, तुम्हारे हाथ की चाय का जवाब नहीं। कितनी भी थकान हो, तुम्हारी बनाई चाय पीने से थकान जाने कहाँ गायब हो जाती है। खुशी का इजहार करते हुए मैंने कहा, लेकिन आंतरिक खुशी तो कुछ और ही थी। बेटा, परसों की तैयारी कर ली तूने? कैसी तैयारी माँ? ले, भूल गई, परसों मोनिका दीदी की शादी है ना? माँ ने याद दिलाते हुए कहा। अरे, कपड़े रख लिए। मोनिका मेरे मामा जी की बेटी है, जो मेरी हमजोली और अच्छी सहेली भी है, और पहली बार मेरे परिवार में प्रेम विवाह हो रहा था। आज उसके प्रेम विवाह करने से न जाने मुझे क्यों इतनी खुशी हो रही थी। खैर, शाम होते ही पापा भी ऑफिस से आ गए और फिर किचन में पापा के लिए चाय बनाने चली गई। चाय लेकर आई तो पापा ने पूछा, कॉलेज का पहला दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा पापा। कुछ देर तक पापा से कॉलेज के बारे में बातें की, थोड़ा टीवी देखा और उसके बाद किचन में मम्मी का हाथ बटाने चली गई। आज भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच था। पापा क्रिकेट देख रहे थे। धोनी के सिक्सर लगते ही बगल में सीटी बजने लगी और चिल्लाने की आवाज़ भी आने लगी। ऐसा हमारे अपार्टमेंट में पहली बार हो रहा था। मैं समझ गई कि ये बगल वाले फ्लैट के लड़कों की आवाज़ है। खैर, पापा क्रिकेट में इतने लीन थे कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया, क्योंकि वो भी धोनी के सिक्सर मारते ही खुशी के मारे चिल्ला उठे थे। हम सब ने डिनर किया और सोने चले गए। करीब 12 बजे रात पटाखे फूटने की आवाज़ें आने लगी। मैं समझ गई कि भारत जीत गया। न जाने क्यों कार्तिक की तरफ एक खिंचाव सा महसूस होने लगा था। जब तक उसको ना देखूं चैन नहीं आता। अब तो काफ़ी घुल मिल गई थी उसके साथ। अब हर वक्त उसके दीदार की चाह लगी रहती। आलम ऐसा था कि आप क्लासरूम में कार्तिक के साथ बैठने के लिए मैंने रिया को भी राजी कर लिया। रिया ने तो मुझे अकेले में छेड़ना भी शुरू कर दिया था। वो कहती, देखिए ये वही लड़की है जो लड़कों से बात करने में कतराती थी और आज एक लड़के के साथ ही बड़ी सहजता से बैठ रही है। क्या कुछ खिचड़ी पक रही है इन दोनों के बीच में? जानने के लिए रिया से जुड़े रहिए। उसके ऐसा करने पर मैं ऊपर से गुस्सा दिखाती, लेकिन मन ही मन बहुत खुश होती थी। धीरे धीरे कार्तिक का घर आना जाना होने लगा। मम्मी पापा दोनों उसे पसंद करने लगे थे। मम्मी ने तो उसे इतना लाड लगा रखा था कि कभी भी घर आता और मम्मी से चाय पकौड़े की फरमाइश कर देता और मम्मी भी एक पाँव पर उसके लिए वो चीज़ बनाने लगती। अब अपने पराये का फ़र्क मिट गया था। नियत समय पर हम सब मामा जी के घर पहुंच गए
और मोनिका से मिलकर मैं तो खुशी से फूली नहीं समाई। लव मैरिज मोनिका की हो रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे हो रही थी। शायद मैं मोनिका में अपना भविष्य देख रही थी। मोनिका का पति आलोक बहुत ही अच्छे स्वभाव का था। मम्मी से तो इतना घुल मिल गया कि जब मम्मी ने कहा, बेटा कोई अच्छा लड़का मेरी अर्पिता के लिए भी बताइएगा, इस पर उसने झट से अपने चचेरे भाई के बारे में बता दिया, जो अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। शादी अच्छे से संपन्न हो गई। विदाई के समय सबकी आंखें नम हो गईं, लेकिन सबको इस बात की खुशी थी कि लड़की अच्छे घर में गई है। दूसरे दिन हम सब वापस आ गए। हम जैसे ही घर वापस आए, कार्तिक ने दरवाज़ा नॉक किया। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा उसके हाथ में सब्जी से भरा झोला था। मैंने हल्की मुस्कान दी और पूछा, ये सब्जी किसकी है? डिटेक्टिव मैडम पहले अंदर आने दोगी या यहीं खड़े खड़े सारी जांच पड़ताल कर लोगी? मुझे चिढ़ाते हुए बोला। इस पर पापा ने बोला, आओ बेटा अंदर आ जाओ, मैंने ही कार्तिक को सब्जी लाने के लिए कहा था। समय बीतता गया। मेरे और कार्तिक के बीच दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया था। ये बात कार्तिक को छोड़कर सारी दुनिया को दिखाई दे रही थी, लेकिन शायद कार्तिक को इस बात का एहसास ही नहीं था कि हमारे बीच दोस्ती से बढ़कर कुछ था। अगर कोई क्लासमेट उसे मेरे नाम से छेड़ता तो वो यही कहता, ऐसा कुछ नहीं है, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन यहाँ तो प्रेम का अंकुर पहली बार में ही फूट पड़ा था और इन 3 सालों में पल्लवित और पुष्पित भी हो चुका था। इंतजार बस इसी बात का था कि कार्तिक को कभी प्यार का एहसास हो। ये साल हमारे कॉलेज का आखिरी साल था। परीक्षाएं हो चुकी थी, बस रिजल्ट आने का इंतजार था। घर में मेरी शादी के चर्चे होते रहते थे। एक दिन कॉलेज से आने के बाद सीधे मेरे साथ घर में घुस गया और मम्मी को कहने लगा, आंटी कुछ खाने को है तो दे दीजिए, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। अरे हाँ बेटा, अभी देती हूँ। आज मैंने आलू के पराठे बनाए थे। 5 मिनट रुक, फटाफट तुझे गरम गरम बनाकर देती हूँ। इतना कहकर माँ पराठे सेकने लगी। क्यों, आज मोहन ने खाना नहीं बनाया क्या, जो मेरे 4 पराठे में से 2 पराठे हड़पने आ गए? मैंने कार्तिक की टांग खींचते हुए कहा, अरे हाँ उल्लू, 1 सप्ताह की छुट्टी लेकर वो अपने गांव गया है, हो गया बंटाधार। मैंने अपना सर पकड़ते हुए कहा। इतनी देर में माँ गर्मा गर्म पराठे, दही और अचार से सजी हुई थाली कार्तिक को दे गई थी। भगवान जी, ये मेरा ही घर है या किसी और का? मैंने गुस्से से बोला। अरे थोड़ी देर क्या हुई, तूने तो अभी से इस घर को किसी और का बना दिया। माँ ने कार्तिक की तरफ देखकर कहा और फिर कार्तिक और माँ मेरी ओर देखकर हंसने लगे। ये तेरा ही घर है, ले तू भी खा ले। माँ गाल पर प्यार से चपत लगाते हुए मेरी थाली मुझे दे गईं। माँ के आंचल में शर्माते हुए मुंह छिपा लिया और फिर आंचल से बाहर मुंह निकाल कर बोली, मम्मी आप हमेशा इसकी तरफदारी करती हैं, ये भी तो अपना ही बेटा है, तुझे बहुत शर्म आती है इसके सामने। माँ ने कहा, पराठे कैसे बने हैं बेटा? आंटी आपके बने खाने का कोई जवाब नहीं है। कार्तिक पराठे का एक टुकड़ा मुंह में भरते हुए बोला, बेटा तुझे एक राय लेनी थी। हाँ हाँ बोलिए ना। आंटी क्या बात है? बेटा एक लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अभी पुणे में ज्वाइन किया है। कैसा रहेगा ये लड़का? मेरी माँ ने मेरी ओर देखते हुए कहा। मम्मी के दिमाग में क्या चल रहा था मैं समझ नहीं पा रही थी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत अच्छा है आंटी। किसके रिश्ते के लिए देख रही हैं? कार्तिक ने पूछा। अर्पिता के लिए इस लड़के का रिश्ता आया है, माँ ने कार्तिक से बोला और फिर मुझे और कार्तिक के चेहरे के भाव को देखने लगी। इतना सुनते ही मेरे चेहरे का रंग उड़ गया और मैं वहाँ से उठने लगी। अरे अर्पिता क्या हुआ, पराठे अच्छे नहीं लगे क्या? माँ ने मुझे रोकते हुए कहा। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा पेट भर गया। इतना कहकर मैं रसोई में प्लेट रखती चली गई और वहीं खड़ी होकर कार्तिक की प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगी। अर्पिता के रिश्ते के लिए ये लड़का अच्छा रहेगा। कार्तिक का जवाब सुनने के बाद मैं रसोई से अपने कमरे में चली गई। खाना खाने के बाद कार्तिक कुछ देर बैठा और फिर चला गया। मैं बिस्तर पर लेटी हुई तकिया को मुंह में दबाए रो रही थी।
आज मुझे यकीन हो गया था कि मैं कार्तिक से एक तरफा प्यार करती हूँ। कार्तिक मुझसे प्यार नहीं करता। तभी पीछे से माँ ने पीठ पर हाथ रखा और मैं आंसू छुपाते हुए उठ बैठी। पर माँ से नज़र नहीं मिला पा रही थी। माँ ने मेरा झुका हुआ चेहरा अपने हाथों में उठाकर अपने चेहरे के सामने रख दिया। अब मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, माँ मैं बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन कुछ नहीं कह पाई। माँ ने मुझे शांत करते हुए कहा, तुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है बेटा। मैं सब जानती हूँ कि तू कार्तिक से बहुत प्यार करती है, इसीलिए मैंने आज उसके सामने तेरे रिश्ते की बात कही, ताकि ये जान सकूँ कि उसके दिल में तेरे लिए प्यार है कि नहीं। लेकिन शायद, कहते हुए माँ का चेहरा उतर गया। मैंने अपने आप को संभालते हुए आंखें झुकाए हुए पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं कार्तिक को? मैं तेरी माँ हूँ अर्पिता, और एक माँ को अपने बच्चों की हर बात पता होती है। तेरी आंखें सब कुछ कह जाती हैं बेटा, और मुझे तेरी आंखें पढ़ने की आदत है। मैंने भी कार्तिक को अपने दामाद के रूप में ही देखा है। एक माँ बाप को जो गुण अपने दामाद में देखना चाहते हैं वो सब उसमें है, लेकिन कार्तिक को शायद इस बात का एहसास नहीं है। माँ की बात सुनकर मैं उसकी गोद में लेट गई और माँ ने मुझे अपने कलेजे से लगा लिया। दूसरे दिन मैंने अपनी भावनाओं को काबू में किया और सहज होकर कार्तिक के साथ कॉलेज जाने के लिए निकली। अब हम दोनों एक साथ कॉलेज जाने लगे। वो मेरा इंतज़ार कर रहा था। मुझे देखकर उसने पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने अनजान बनते हुए कहा, क्या हुआ है मुझे? ये बुझा बुझा चेहरा, ये सूजी हुई आंखें, ऐसा लग रहा है जैसे तुम रात भर रोई हो। तुम तो मुझे बीमार लग रही हो। क्या हुआ है तुम्हें, बताओ ना। हक जताते हुए उसने कहा। कितना समझता था वो मुझे, लेकिन जो मेरे दर्द का असली कारण था, बस उससे ही वो अनजान था। दिल में एक बेचैनी सी हो गई। मैंने तेज आवाज़ में उससे कहा, तुम तो सब समझते हो, फिर वो क्यों नहीं समझते जो तुम्हें समझना चाहिए? क्यों अनजान हो तुम इन सब बातों से? मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाई। वो एकटक मेरी ओर देखने लगा और चिंता जताते हुए बोला, क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? कहीं तुम शादी की बात को लेकर, या फिर तुम्हें किसी और से प्यार तो? कार्तिक ने सवालों की झड़ी लगा दी। हाँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैंने बड़ी दृढ़ता से कहा। तुम तो छुपी रुस्तम निकली, अपने दोस्त से छुपाए रखा। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए अंकल से बात करूँगा, कार्तिक ने आश्वासन देते हुए कहा। मैं एकटक उसे घूरने लगी। अब क्या समस्या है? अब तो मुस्कुरा दो, कार्तिक ने मेरी ओर देखते हुए कहा। बहुत बड़ी समस्या है। क्या? वो लड़का मुझे प्यार नहीं करता, मैंने कहा। ये कैसा रोग लगा लिया तुमने? कौन है वो? मुझे उसका नाम बताओ। हे भगवान, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं इस लायक भी नहीं कि तुम मुझे अपने प्रेम के बारे में बता सको। बताओ मुझे, उस लड़के का नाम क्या है? वो हमारे कॉलेज का है या कहीं और का? मैं उससे बात करूँगा। ये सवाल पर सवाल करते ही जा रहा था। कुछ देर बाद मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैं सोने सी अब खड़ी हुई थी। कार्तिक ने मुझे झिड़कते हुए कहा, तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? बोलो, कौन है वो? क्या नाम है उसका? तुम ही हो वो कार्तिक, तुम ही हो जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, समझे? तुम ही हो तुम। कहते कहते मैं नीचे बैठकर रोने लगी। इतना सुनते ही कार्तिक हक्का बक्का रह गया, जैसे मैंने ऐसी बात कह दी थी जो वो सुनना नहीं चाहता था। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने ऐसा सोचा भी नहीं कभी। मैं क्या बोलूं? कुछ देर तक असमंजस में रहा। मैं वापस घर आ गई। 10 दिन तक हमारी मुलाकात नहीं हुई। मैं बहुत बेचैन हो रही थी उसकी एक झलक देखने के लिए। उसने घर आना जाना भी छोड़ दिया था। पापा ने भी पूछा मुझसे, क्या बात है अर्पिता, कार्तिक आजकल क्यों नहीं आता? पता नहीं, इतना कहकर चुप हो जाती। कार्तिक की एक झलक के लिए मैं कितना तड़प रही थी, ये सिर्फ मैं ही जानती थी। कभी खिड़की से नीचे देखती तो कभी दरवाजे से, लेकिन जब सफल नहीं हो पाती तो व्हाट्सएप पर उसकी प्रोफाइल पिक्चर देखकर तसल्ली कर लेती। शाम को पापा वॉक करके आए तो बोले, कार्तिक अपने घर गया है,
उसके लिए रिश्ता आया है, 1-2 रोज में आ जाएगा। कार्तिक का एक दोस्त पापा को मिला था, उसी ने पापा को ये बात बताई। पापा की बातें सुनकर मेरा मन खट्टा हो गया। मैं अपने कमरे में चली गई। पापा टीवी देखने लगे और मैं किचन में माँ का हाथ बटाने लगी। माँ मेरे चेहरे पर आए अनेकों भावों को भली भांति समझ रही थी। काम खत्म होते ही मैं अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद माँ ने मुझे पुकारा, अर्पिता बेटा आजा, खाना लगा दिया है। मैंने कमरे से ही चिल्लाते हुए कहा, मुझे भूख नहीं है माँ, आप लोग खाना खा लीजिए। माँ सब समझ रही थी, मैं बस रोए जा रही थी। भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उसकी शादी पक्की ना हो, उसे लड़की पसंद ना आए, ये जानते हुए कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। शायद मेरा ये एक तरफा ही प्यार था जो मुझे ऐसे सोचने पर मजबूर कर रहा था। कार्तिक को गए 5 दिन हो गए, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी शादी हो गई होगी। मैंने कार्तिक के रूममेट अमित से पूछा। कार्तिक तो 2 दिन के बाद ही आने वाला था, लेकिन आज तो 5 दिन हो गए। इस पर अमित ने कहा, वो लड़की देखने गया था, मुझे लग रहा है कि बात पक्की हो गई होगी, इसीलिए उसे आने में देर हो रही है। अमित का जवाब सुनते ही मेरी रूह कांप गई। दूसरे दिन मुझे कार्तिक का फ़ोन आया। मैंने डरते हुए फ़ोन रिसीव किया। हेलो, उधर से आवाज़ आई। हेलो अर्पिता, मैं कार्तिक, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझ सका। आज जब दूसरी लड़की से मेरी शादी की बातें हो रही थी, तो मुझे ये समझ में आया कि मैं तुम्हारे सिवाय किसी और के साथ नहीं रह सकता। उस लड़की में मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। आज मुझे एहसास हो गया कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू अर्पिता, मैं कुछ दिनों के बाद आऊँगा तो अंकल से शादी की बात करूँगा। उसने अपनी बात खत्म की। मैं खुशी से फूली नहीं समाई और मैंने भी उसे आई लव यू टू कहा और फ़ोन रख दिया। आज मुझे वो गाना याद आ रहा था, मिल गए आज मेरे सनम, आज मेरे पैर जमी पर नहीं हैं। आज मुझे भी एहसास हो रहा था। मैंने सबसे पहले माँ को ये बात बताई और माँ भी बहुत खुश हुई। उन्होंने पापा से मेरे और कार्तिक के रिश्ते की बात बताई। पापा को तो पहले से ही कार्तिक पसंद था। उन्होंने भी हमारे रिश्ते के लिए हाँ कर दी, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। अर्पिता, तूने अपनी सर्टिफिकेट रख लिए, अच्छे से सवालों के जवाब देना, घबराना बिल्कुल नहीं। अरे मम्मी, तुम घबराओ मत, मैं सब संभाल लूँगी, मैंने मम्मी को आश्वस्त करते हुए कहा। अरे मेरी बेटी है, किसी से नहीं घबराती और ना ही डरती है, बस मैं ही हूँ जो तुमसे डरता हूँ। मम्मी की टांग खींचते हुए पापा ने कहा, ऑल द बेस्ट बेटा। दोनों ने मुझे विदा किया। अभी घर से कुछ ही दूरी पर बस का इंतजार कर रही थी। मैंने सोचा यहाँ खड़े होकर समय बर्बाद करने से अच्छा है कि मैं आगे निकल जाऊँ। मैं आगे चलने लगी, तभी अचानक एक जोर की टक्कर लगी और मैं बेहोश हो गई। जब अपने आप को अस्पताल के बेड पर पड़ा पाया, मम्मी पापा पास ही बैठे थे। मुझे बताया गया कि मैं आज 2 दिन के बाद होश में आई हूँ। डॉक्टर ने बताया कि मुझे गर्भाशय में चोट लगने के कारण अब मैं कभी माँ नहीं बन सकती। इस बात का मुझे घर आने के 5वें दिन पता चला, जब मम्मी पापा के लटके हुए चेहरे को देखकर मैंने उनसे पूछा। ये बात सुनने के बाद ऐसा लगा जैसे भगवान ने मुझसे दुनिया की सबसे बड़ी नियमत छीन ली हो। न जाने कौन सा पाप किया होगा मैंने, जिसकी इतनी बड़ी सज़ा मिली मुझे। बहुत रोई, लेकिन मम्मी पापा को यूं टूटे हुए कभी नहीं देखा था। इसीलिए मैंने अपने आप को संभाला और मम्मी पापा को दिखाया कि इतना होने के बाद भी मैं टूटी नहीं। ना चाहते हुए भी हंसते बोलते खाती पीती वो हर काम करती जो नॉर्मल लड़की करती थी। अचानक मेरा ध्यान कार्तिक की तरफ गया। अब मैं उसका सामना कैसे करूंगी? बहुत सोचा और फिर मैंने तय किया कि मैं उसकी ज़िंदगी से दूर हो जाऊंगी। माँ को कार्तिक से बात करने के लिए तैयार किया और उन्होंने अपने आप को संभालते हुए उससे फ़ोन पर बात की। कार्तिक बेटा, कब आ रहे हो तुम? जी आंटी, जल्दी आ जाऊंगा, मुझे भी आप लोगों से ज़रूरी बात करनी है, कार्तिक ने कहा। कर लेना, पहले खुशखबरी तो सुन ले, अर्पिता की शादी तय हो गई है।
अगली 15 तारीख को उसकी लग्न है, तुझे भी आना होगा अपने परिवार के साथ। मैंने तुझे जिस लड़के के बारे में बताया था ना, उसी से हो रही है अर्पिता का ब्याह। इतना कहकर माँ ने फ़ोन रख दिया और मैं और माँ एक दूजे से लिपट कर रोने लगी। कार्तिक ने मुझे फ़ोन किया, मैसेज किया, लेकिन मैंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि उसके मैसेज और कॉल से बचने के लिए मैंने अपना नंबर भी बंद करवा दिया। हम सब 1 महीने के लिए गांव चले गए। वापस लौटे तो पता चला कि कार्तिक के सभी दोस्तों का प्लेसमेंट हो गया और वो चले गए। उनकी जगह नए किराएदार उस फ्लैट में रहने आ गए। पड़ोसियों से ही पता चला कि 1 महीने के अंदर कार्तिक 2 बार हम लोगों को ढूंढते हुए आया। 2 दिन यहाँ रुका भी था, लेकिन तीसरे दिन ही उसके पापा की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। इस कारण वो चला गया। बाद में पता चला कि उसके पापा गुजर गए। ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ। दुख सुख जीवन का अंग है, ये मैं जान गई थी। इधर मम्मी पापा भी मेरे लिए दुखी रहने लगे थे। एक माँ बाप के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात और क्या हो सकती है, जिसकी बेटी शादी के जोड़े पहनने की जगह आजीवन अकेले रहने का फैसला कर ले। दोनों उदास रहने लगे थे, हंसना मुस्कुराना तो जैसे भूल ही गए थे। मम्मी पापा की जिंदगी में खुशियाँ वापस लाने को ही मैंने अपना लक्ष्य बना लिया था। मैंने एडमिशन लिया और पढ़ाई पूरी करने के बाद एक अच्छी सी कंपनी में नौकरी मिल गई। इन सब झंझावतों से निपटने में 5 साल लग गए। अब हमारी जिंदगी सहज ढंग से चलने लगी और पुरानी पटरी पर वापस आ गई। पापा का मम्मी को छेड़ना और मेरा मम्मी का साथ देना, हंसी मजाक, बस मेरे दिल का एक कोना आज भी वीरान था, जिसे मैंने सबसे छुपा कर रखा था, जिसमें अतीत के खट्टे मीठे अनुभव, प्यार और त्याग के किस्से। 10 साल ऐसे ही बीत गए। आज जब कॉलेज से मीटअप के लिए बुलावा आया तो सहसा पुराने दिन याद आ गए। क्लासरूम, वो बेंच जिससे हमारे प्यार की शुरुआत हुई थी। पहले तो सोचा था नहीं जाऊंगी, पुराने दर्द और जख्म उन यादों से फिर हरे हो जाएंगे, जिससे उभरने में मुझे 10 साल लग गए। अगर कार्तिक वहां आ गया और उसे देखकर कहीं मैं कमज़ोर पड़ गई तो। बहुत सारे ख्याल मन में आ रहे थे। तभी रिया का फ़ोन आया। हेलो अर्पिता, मैं कॉलेज की इस मीटअप के लिए आ रही हूँ। पुराने दिन याद करेंगे और घूमेंगे, बहुत मज़े करेंगे। बच्चे अपनी मासी से मिलने के लिए बेचैन हैं। मैं कॉलेज नहीं आना चाहती रिया, मेरा मन नहीं है। मेरी बात को बीच में ही काटते हुए रिया ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तुझे कॉलेज आना ही पड़ेगा। मैं ना नहीं कह पाई और मीटअप में जाने के लिए तैयार हो गई। 2 दिन बाद नियत समय पर मैं कॉलेज पहुंच गई। अपनी फैकल्टी के सभी प्रोफेसर से मिली। वर्मा सर ने आज भी मेरी प्रशंसा करते हुए कहा, आज भी तुम समय से आई हो अर्पिता। जीवन में अनुशासन बहुत ज़रूरी है, वेल्डन। मैं सभी से मिली और फिर अपने क्लासरूम में चली गई, जहाँ कमरे में हर तरफ मेरी और रिया और कार्तिक की हंसी मजाक, छेड़छाड़ आंखों के सामने चलचित्र की भांति चलने लगी और मैं उन यादों में खो गई। तभी एक आवाज़ आई, अर्पिता, जो कि जानी पहचानी सी लगी। पीछे मुड़कर देखा तो अतीत सच बनकर सामने आ गया। कैसी हो अर्पिता, कार्तिक ने मुझसे पूछा। उसे देखते ही मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। उसकी तरफ देख नहीं पा रही थी। आज भी उसकी आंखों की गहराइयों में खोने का डर लग रहा था। वर्षों से अतीत के दबे हुए सारे भाव मेरे चेहरे पर उजाले की तरह आ गए, जिसे मैं चाहकर भी नहीं छुपा पा रही थी। अच्छी हूँ, तुमने कैसे जाना कि मैं यहाँ खड़ी हूँ? कोई और भी तो हो सकता है, मैंने पूछा। इन दीवारों, इन कमरों को इतने ध्यान से सिर्फ तुम ही देख सकती हो और कोई नहीं, कार्तिक ने कहा। उसका उत्तर सुनकर मैं कुछ बोल नहीं सकी। ये वही बेंच है ना जहाँ मैं और तुम और रिया बैठा करते थे। तुम्हें याद है जब तुमने मेरे कहने के बाद भी मेरे पास बैठने से इनकार कर दिया था और रिया के साथ बैठकर भी सिर्फ मुझे ही देख रही थी। प्रोग्राम शुरू हो गया। मैंने उसकी बात को काटते हुए कहा। मैं अब थोड़ा असहज महसूस करने लगी थी। डर रही थी उन गलियों में जाने से जिसे वर्षों पहले छोड़ चुकी हूँ। मैं वहाँ से ऑडिटोरियम में चली आई। वहाँ पहुँचते ही मुझे रिया दिखाई दी। अर्पिता कहकर उसने दूर से ही हाथ हिलाया और मेरी ओर बढ़ने लगी।
मैं भी तेज कदमों से उससे मिलने के लिए चल दी। पूरे 1 साल बाद मिल रहे थे हम। बीच में 1-2 बार मायके आई, लेकिन बस 2 दिनों के लिए ही, जिससे कभी मुलाकात नहीं हो पाई। आज कलेजे में ठंडक पड़ गई। रिया ने मुझे गले लगाते हुए कहा, सही कहा, बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे मिलकर। मैंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए बोला। तभी मासी कहकर उसके दोनों बच्चे मुझसे लिपट गए। रिया कैसी हो, कहते हुए कार्तिक वहां आ गया। कार्तिक को देखते ही मैं दूसरे दोस्तों से मिलने के बहाने वहां से निकल गई। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? खुश तो होगे अपने परिवार और बच्चों के साथ। उन्हें साथ नहीं लाए? रिया ने नाराजगी दिखाते हुए कहा। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो और तुम्हारा नाराज होना जायज भी है, लेकिन शायद तुम सिर्फ एक पहलू ही जानती हो। मैंने शादी नहीं की। तुम्हें लगता है कि अर्पिता मेरी वजह से बहुत गुस्सा है, तो मैं भी अर्पिता की वजह से बहुत गुस्सा हूँ। कार्तिक ने रोते हुए गले से अपनी छटपटाहट को छुपाते हुए कहा। रिया को उसकी बातों में से एक उम्मीद की किरण नजर आई और उसने कार्तिक से पूछा, कब तक हो यहाँ? कल घर आ सकोगे? कल तक ही हूँ, कुछ दोस्तों से मिलूँगा। हाँ, आ जाऊँगा। ठीक है कार्तिक, फिर कल डिनर पर। दूसरे दिन समय पर कार्तिक रिया के घर पहुँच गया। और कार्तिक, इनसे मिल, ये है मेरे पति विक्रम, और कल मेरे दोनों शैतान बच्चों से तो मिल ही चुके हो। और ये है मेरी मम्मी। कार्तिक ने रिया की बात को बीच में काटते हुए बोला, कैसी बातें करती हो? अंकल आंटी को कैसे भूल सकता हूँ? इनसे तो एक बार कॉलेज के वार्षिक कार्यक्रम में मिल चुका हूँ। खासकर आंटी के हाथों के बने रसगुल्ले, जो अक्सर तुम कॉलेज में लाया करती थी। कार्तिक ने उनके पैर छूते हुए कहा, रसगुल्ला के लिए तो मेरे और रिया के बीच कितनी लड़ाइयाँ होती थी, और मैं सारे रसगुल्ले। कहते कहते वो रुक गया। डिनर के बाद बच्चे विक्रम के साथ सोने चले गए। रिया कार्तिक को लेकर बालकनी में आ गई और कुछ देर खामोश रही। कार्तिक ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा, कब तक रहोगी? 10 दिन तक रहने वाली हूँ। बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं। विक्रम कल चले जाएंगे। तुमने शादी क्यों नहीं की? रिया ने पूछा। बस यूं ही। कार्तिक ने रिया से पूछा। अर्पिता कैसी है? अंकल आंटी कैसे हैं? उसके पति क्या करते हैं? बच्चे कितने हैं? कार्तिक धड़ाधड़ सवाल पूछने लगा था। अर्पिता ठीक है और अंकल आंटी भी ठीक हैं, रिया ने बात टालते हुए कहा। अर्पिता? 2 मिनट रिया खामोश रही, फिर सोचते हुए रिया बोली, अर्पिता के परिवार वालों की अंकल आंटी की इतनी फिक्र है तो जाकर मिल क्यों नहीं लेते? हाँ, तुम ठीक कह रही हो, बहुत सारे सवालों का जवाब भी तो लेना है। कल ही जाऊंगा, कार्तिक दुखी होते हुए बोला। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अच्छा लगा तुमसे मिलकर, इतना कहकर कार्तिक उठने लगा। तभी रिया ने कहा, अर्पिता ने शादी नहीं की। इतना सुनते ही कार्तिक के बढ़ते पांव रुक गए। क्या अर्पिता ने शादी नहीं की? लेकिन जब मैंने उससे पूछा था तो उसने कहा कि उसकी शादी हो गई। इस बारे में तो तुम अर्पिता से ही पूछ लेना, मैं नहीं बता पाऊंगी, रिया बोली। कार्तिक ने निश्चय किया वो अर्पिता से ये बात जानकर ही रहेगा कि आखिर उसने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। दूसरे दिन सुबह कार्तिक अर्पिता के घर गया। दरवाजा खुलते ही अर्पिता कार्तिक को देखकर बोल पड़ी, तुम यहाँ अंदर नहीं बुलाओगी क्या? इतना कहकर वो अंदर आ गया। नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी जी, कैसे हैं आप लोग? इतना कहकर वो सोफे पर बैठ गया। दोनों ने उसे खुश रहने का आशीर्वाद दिया और बोले, हम तो अच्छे हैं बेटा, तुम कैसे हो? तुम्हारे घर में सब कैसे हैं? जी ठीक हूँ। अर्पिता ने शादी नहीं की, कैसा लगता होगा आपको? दिल पर बहुत भारी बोझ होगा। बस वैसा ही मेरे घर वालों को भी लगता है, कार्तिक ने कहा। कार्तिक, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? बड़ों से बात करने की तमीज भूल गए क्या? मैंने गुस्से में कहा। तमीज? मैं आज भी अंकल आंटी की उतनी ही इज्जत करता हूँ जितनी पहले करता था। क्या करने आए हो यहाँ? चले जाओ यहाँ से, मैंने कठोरता से कहा। कुछ सवालों के जवाब लेने आया हूँ, वो मिल जाए फिर चला जाऊंगा। जो राज उसने 10 वर्षों से छुपा रखा था, आज न जाने क्यों उसके खुलने का भय पैदा हो गया। कार्तिक की आंखों में आज प्यार नहीं, ज्वाला धधक रही थी। मैं समझ गई थी
अब राज राज नहीं रह जाएगा। शायद यही ईश्वर को मंजूर है। कैसे सवाल अर्पिता ने काटते हुए स्वर में कहा। तुमने शादी क्यों नहीं की, वो मैं। अब कोई झूठी कहानी बनाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मालूम है कि तुमने शादी नहीं की है। सच बताओ, तुमने मुझे और खुद को इतनी बड़ी सज़ा क्यों दी? क्यों दिया 10 साल का वनवास? बोलो, चुप क्यों हो अर्पिता? अब मेरे पास कोई बहाना नहीं बचा था, जो खुद मैं सिर्फ अपने तक सीमित रखना चाहती थी। आज वो बात बताने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं फूट फूट कर रोने लगी। बेटा, अर्पिता ने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। इस बेचारी ने सारे दुख छुपाए रखे ताकि तुम्हारी गृहस्थी आबाद हो जाए, तुम्हारा घर बस जाए। मन दुखी होते हुए कहा, आपको कैसे लगा कि अर्पिता के अलावा मैं किसी और से शादी करके खुश रह सकता हूँ? बस आंटी जी, आप मुझसे पहेली मत बुझाइए, साफ साफ शब्दों में मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कार्तिक ने गुस्से में कहा। 10 साल से ये दुख हम सब ने अपने दिल में दबाए रखा और घुट घुट कर जीते रहे, लेकिन शायद आज तुम्हें बताना ही सही रहेगा। बेटा, तुम्हारे जाने के 10 दिन बाद अर्पिता का एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर ने बताया कि वो कभी माँ नहीं बन सकती है। इसीलिए अर्पिता ने तुमसे दूरी बनाना उचित समझा। ये नहीं चाहती थी कि तुम्हारा जीवन बच्चों के बिना सूना रहे। कहते हुए माँ रोने लगी। इतनी बड़ी बात तुमने छुपाई मुझसे और सारा दर्द अकेले ही सहती रही। क्यों अर्पिता, क्यों? तुम्हें पता है ये 10 साल मैंने कैसे काटे हैं? जाने अनजाने में तुम्हें कितना कोसा है। मुझे माफ़ कर दो अर्पिता, मुझे माफ़ कर दो। कार्तिक पछताते हुए बोला। इन आंखों से आंसू की धारा बह जा रही थी। कार्तिक मुझे गले से लगाकर बहुत रोए और मैं भी 10 वर्षों से सीने में छुपाया दर्द आंसू के रूप में बहा दिया। कुछ मिनट बाद हम दोनों ने अपने आप को संभाला और सहज होने के बाद कार्तिक ने कहा, अंकल आंटी, मैं अर्पिता से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो। हाँ बेटा, बिल्कुल, तुम बात कर लो। दोनों पति पत्नी घर के दूसरे कमरे में चले गए। अर्पिता, तुमने ऐसा क्यों सोचा कि बच्चा नहीं होगा तो हमारी ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजरेगी? मैं खुश नहीं रहूँगा। मुझे बस तुम्हारा साथ और प्यार चाहिए था और कुछ नहीं। 10 साल तक तुमने मुझे और अपने आप को तड़पाया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। मुझे माफ़ कर दो। मैं ही जानती हूँ कि तुमसे दूर रहकर मैंने अपने आप को कितनी बड़ी सज़ा दी है। मैं हर पल रोई हूँ। जिस दिन तुम गए उसी दिन से मेरी ज़िंदगी से सारी खुशियाँ चली गई थी। मैंने रोते हुए कहा, अब बस जुदाई की बातें नहीं, अब मिलन की बातें होंगी, प्यार की बातें होंगी। अब मुझे एक पल की दूरी नहीं चाहिए। मैं वो सारे पल जीना चाहता हूँ जो तुम्हारे बिना गुजार दिए। मम्मी पापा, आप शादी की तैयारी करो। मैं कल ही अपने परिवार को बुला लेता हूँ। 10 साल के दुख, आंसू और उदासी को मैं खुशियों से भर देना चाहता हूँ। कार्तिक ने दूसरे कमरे में जाकर कहा। दोनों की शादी धूमधाम से हो गई और 10 साल का वनवास 2 दिनों में खत्म हो गया। अर्पिता इस बार हमेशा के लिए कार्तिक की आंखों में खो गई। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।